कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में, जहां हम आज भी आपके साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज और एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ उसका एक शॉर्ट नोट बना ले, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये शॉर्ट नोट काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सके। दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन। Who has become first Indian to be recognized as global SDG pioneer by UNGC? UNGC द्वारा वैश्विक SDG अग्रणी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामकृष्ण मुक्काविली, ऑप्शन बी सुमंत सिन्हा, ऑप्शन सी अभिनवन अय्यर या ऑप्शन डी अनिका गर्ग। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए रामकृष्ण मुक्काविली जी। इन्हें अभी हाल ही में यूएनजीसी के द्वारा एक जो है मान्यता दिया गया है, यानी रिकॉग्निशन दी गई है वैश्विक एसडीजी अग्रणी के रूप में जी। अगर हम इनकी जो है रिकॉग्निशन की बात कर ले कि किस कार्य के लिए इन्हें जो है रिकॉग्नाइज किया गया है यूएनजीसी के द्वारा, तो वो कार्य है वाटर स्टीवर्डशिप फ्रॉम इंडिया, यानी कि जल प्रबंधन के लिए जो है इन्हें इस जो है रिकॉग्निशन से सम्मानित किया गया है। अगर हम रामकृष्ण मुक्काविली जी की बात कर ले तो ये अभी जो है मैत्री एक्वाटेक कंपनी के जो है ये फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये एक मेड इन इंडिया कंपनी है और इनकी कंपनी ने अभी हाल ही में एक टेक्नोलॉजी का यूज करके, जिसमें एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेशन टेक्नोलॉजी जिसे जो नाम दिया जा रहा है, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके इनकी कंपनी ने अभी हाल ही में इन्वायरमेंट के एयर से जो है 100 मिलियन लीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर जनरेट किया है। इनके इसी जो है महत्वपूर्ण कार्य के लिए जो है यूएनजीसी के द्वारा रिकॉग्निशन दिया गया है। और इनकी जो है अगर हम बात कर ले तो इन्हें इसके अलावा जो है इंडियाज एसडीजी पायनियर बाय यूएन ग्लोबल कंपैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। रिसेंटली हाउ मेनी हाई स्पीड गार्ड बोट्स हैव बीन हैंडेड ओवर बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू वियतनाम? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को कितने हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 25 जी। हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के द्वारा अभी हाल ही में वियतनाम देश को जो है भारत की तरफ से हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपा गया है। यहाँ पे नंबर की बात हो रही है कि कितने जो है हाई स्पीड गार्ड बोट्स जो है वियतनाम को सौंपे गए हैं। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी 12 जी, यानी कि 12 गार्ड बोट्स जो है ये वियतनाम को हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है प्रोवाइड किया गया है। और ये जो बोट दिए गए हैं ये बेसिकली वियतनाम में हुए एक सेरेमनी जिसका नाम है होंग हा शिपयार्ड सेरेमनी में ये बोट वियतनाम को सौंपे गए हैं। और इस बोट के निर्माण की बात कर ले तो उस कुल 12 बोट में से 5 बोट का जो निर्माण किया गया है यानी मैन्युफैक्चरिंग की गई है वो L&T शिपयार्ड इन इंडिया में की गई है। और बाकी के जो 7 बोट्स हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की गई है वो वहीं पर होंग हा शिपयार्ड में ही की गई है। और इन्हें जो है वियतनाम को सौंप दिया गया है ताकि दोनों देशों का जो रिश्ता हो वो काफी और भी मजबूत हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been appointed as ambassador of Indo-UK Culture Platform The Season of Culture? भारत यूके संस्कृति मंच दी सीजन ऑफ कल्चर के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोनू निगम, ऑप्शन बी अरिजीत सिंह, ऑप्शन सी AR रहमान या ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी। ये सारे के सारे हमारे देश के महान आर्टिस्टों में से एक है और अभी हाल ही में एक जो है सांस्कृतिक मंच का आयोजन किया गया है। इस मंच के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यानी कि राजदूत के रूप में जो है इनमें से एक को चयनित किया गया है।
चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, ए आर रहमान। जी, म्यूजिशियन ए आर रहमान, इन्हें कौन नहीं जानता है। इन्हें अभी हाल ही में भारत यूके संस्कृति मंच, जिसका नाम है दी सीजन ऑफ कल्चर, इसके एम्बेसडर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और इसकी प्लेटफॉर्म की अगर हम बात कर ले तो अभी हाल ही में ये प्लेटफॉर्म ने जो है हमारे भारत देश की जो 75वीं आज़ादी के वर्षगांठ है उसके जो है मेमोरी में, यानी कि उसको मार्क करने के लिए इस कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया है। और इस कल्चरल प्रोग्राम के जो एम्बेसडर बने हैं वो ए आर रहमान बने हैं। जी, और इस कल्चरल प्रोग्राम का जो ऑफिशियली लॉन्च किया गया है उसे ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर टू इंडिया जैन थॉमसन और ब्रिटिश काउंसिल के जो है इंडिया के जो डायरेक्टर हैं बारबरा विकहैम के द्वारा किया गया है। अगर हम ए आर रहमान की बात कर ले तो ए आर रहमान ने जो है एकेडमी अवार्ड्स भी जो है भारत को दिलाया हुआ है म्यूजिक के क्षेत्र में। और कब दिलाया है तो साल 2009 में इन्होंने जो है एकेडमी अवार्ड भारत को दिलाया है, यानी कि ऑस्कर अवार्ड जिसे हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ द आईएमएफ। आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्णा श्रीनिवासन, ऑप्शन बी क्रिस्टिना जॉर्जीवा, ऑप्शन सी क्रिस्टीन लेगार्ड या ऑप्शन डी गीता गोपीनाथ। जी, आईएमएफ के एक डिपार्टमेंट है एशिया और प्रशांत विभाग। इस डिपार्टमेंट के निदेशक के रूप में यानी कि डायरेक्टर के रूप में इनमें से किसको नियुक्त किया गया है। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए कृष्णा श्रीनिवासन। जी, कृष्णा श्रीनिवासन जी को अभी हाल ही में आईएमएफ के एक विभाग एशिया और प्रशांत विभाग जिसे बोला जाता है उसके निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। लेकिन इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो उसकी जो शुरुआत होगी वो 22 जून से होगी। और ये अभी जो है करेंटली जो है एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर के पद पे कार्य कर रहे हैं, यानी अब इन्हें जो है एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का पद दे दिया गया है। इनके पास अगर हम बात करें आईएमएफ में तो इनके पास मोर देन 27 इयर्स जो है वर्क एक्सपीरियंस है आईएमएफ में, ठीक है। और आईएमएफ की बात कर ले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी ये फंड है और जिसकी फाउंडेशन जो है जुलाई 1944 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। वेयर हैज पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहां किया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी अमृतसर। जी, चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी हाल ही में दिल्ली शहर में देश के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन हुआ है ये दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। इस एक्सपो की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले कि इसका पूरा का पूरा जो है ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल बिराक जिसे बोलते हैं, इसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस जो है एक्सपो की एक थीम भी रखी गई थी। इस थीम का नाम है बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। जी, काफी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके सामने है कि जो अभी एक्सपो की रखी गई थी भारत की जो है देश की पहली बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022, इसकी थीम क्या थी, इस रूप में भी आपके सवाल बन सकते हैं। तो इस थीम को जरूर कहीं नोट डाउन कर ले, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के बारे में मैं जो है इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस करंट अफेयर्स के अलावा आपके एग्जाम के बहुत सारे चीज जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे जीके का पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैथ्स का पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, रीजनिंग का पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे इस जो है सरकारी परीक्षा के प्लेटफॉर्म पे आपको जो है अलग अलग जो है एग्जाम की वीडियो सीरीज भी चलाई जा रही है। साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी किए जाते हैं, स्टैटिक जीके की, मैथ्स की,
प्रीवियस ईयर पेपर की लाइव क्लासेस भी जो है हमारे सरकारी परीक्षा के साइट पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। और अभी जो है हमारी सरकारी परीक्षा के तरफ से मोस्ट ट्रेंडिंग जो वीडियो है वो है रीट की। यानी कि रीट की अगर आप एग्जाम की या टीईटी या सी टेट की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि वो वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो जिसमें टीचर बनने की संभावना होती है, जिसमें लोग टीचर बनते हैं जिस एग्जाम के थ्रू, तो आपको वो वीडियो जाकर एक बार जरूर देखना चाहिए। वो वीडियो हमारे सरकारी परीक्षा के चैनल पे अवेलेबल कर दिए गए हैं और भी उससे रिलेटेड वीडियो जो है धीरे धीरे हमारे सरकारी परीक्षा के चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जो है एक तरह का पैनेसिया का काम करती है। तो आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के अलावा इन सारे वीडियोज को जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। श्री धर्मेंद्र प्रधान along with Anurag Thakur recently released a book, The Republican Ethic, based on the President Ramnath Kovind. What is the Hindi version of this book? श्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुराग ठाकुर के साथ हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर आधारित एक पुस्तक द रिपब्लिकन एथिक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का हिंदी संस्करण क्या है? बेसिकली अभी जो है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और अनुराग ठाकुर के द्वारा दो बुकों की जो है विमोचन किया गया है। इनमें से एक तो द रिपब्लिकन एथिक है और उसी का दूसरा बुक जो हिंदी वर्जन है उसी की बात की जा रही है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकतंत्र के स्वर, ऑप्शन बी लोकतंत्र के टूटे स्तंभ, या ऑप्शन सी लोकतंत्र के 7 अध्याय, या ऑप्शन डी कटघरे में लोकतंत्र। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए जो है लोकतंत्र के स्वर। जी, इन दोनों बुकों का विमोचन जो है हमारे देश के जो है यूनियन मिनिस्टर के द्वारा जो है किया गया है। और अगर हम इस बुक की बात कर ले तो इस बुक की जो है ये 4th वॉल्यूम जो है का विमोचन किया गया है। यानी इस बुक में जो हमारे प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद, उनके जीवन के जो 4 साल के क्या क्या कार्य और क्या क्या अनुभव रहे हैं, इस चीजों को इस बुक में हाईलाइट किया गया है। जैसे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के कुछ टॉपिक्स जैसे पब्लिक सर्विस, एथिक्स, एजुकेशन, एस्पिरेशन ऑफ आवर यूथ, कंटेम्पररी ग्लोबल इश्यूज पे इनके क्या क्या थॉट रहे हैं, उन सब सारे चीजों का जो है इस बुक में हाईलाइट किया गया है। और अगर हम बात यूनियन मिनिस्टर की कर रहे हैं, जिन यूनियन मिनिस्टर के द्वारा इन दोनों बुकों का विमोचन किया गया है, तो उनमें से एक है धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे देश के यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर हैं, और दूसरे हैं अनुराग ठाकुर जो कि हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। What is the name of India's first COVID-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स? जी, सही सुना आपने। अब इंसानों के अलावा जो है एनिमल्स के लिए भी कोविड-19 की वैक्सीन जो है हमारे भारत देश में उपलब्ध हो गई है। जानवरों के लिए भारत के पहले कोविड-19 टीके का नाम क्या है? जी, हम ऑप्शन आपके साथ जो है शेयर करते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एस्ट्राजेनेका, ऑप्शन बी कोरोना वैक, ऑप्शन सी बमलानी विमाब, या ऑप्शन डी एनोकोवा वैक्स। जी, तो सही जवाब देखते हैं कि जानवरों के लिए भारत के पहले कोविड-19 टीके का नाम क्या है। सही जवाब है ऑप्शन डी एनोकोवैक्स। जी, और अगर हम एनोकोवैक्स की बात कर ले कि इसकी लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है, तो हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई है। और इसकी प्रोडक्शन की बात कर ले तो DICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन यूक्यूनिस इन हरियाणा के द्वारा जो है इसकी प्रोडक्शन की गई है। यानी ये हरियाणा की रिसर्च यूनिट है, इसके द्वारा इस वैक्सीन को बनाया गया है। और ये बेसिकली ये जो वैक्सीन है ये डॉग्स के लिए, लॉयंस के लिए, लेपर्ड्स के लिए, माइस के लिए, बनीज के लिए काफ़ी सेफ मानी जा रही है। इस वैक्सीन की खासियत यही है कि इस वैक्सीन को जो है जानवरों में देने से उनके अंदर जो डेल्टा का जो वायरस है या ओमिक्रॉन वर्जन का सार्स CoV-2 के जो वायरस है उस वायरस को ये वैक्सीन न्यूट्रल कर देता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल।
विच कंट्री हैज बिकम फर्स्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज कंजप्शन ऑफ मैरिजुआना? गांजा या भांग की खपत को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा देश बन गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड या ऑप्शन डी बांग्लादेश। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी थाईलैंड। जी, मैरिजुआना को जो है लीगली करने वाला, यानी जो इसकी खपत को लीगली करने वाला, चाहे ड्रिंक के रूप में हो या किसी और के रूप में हो, उसको लीगली करने वाला थाईलैंड देश एशिया का पहला देश बन गया है। और इस चीज को जो है बेसिकली लीगल किस तरीके से किया गया है, तो इसको फूड के रूप में भी लीगल कर दिया गया है या ड्रिंक के रूप में भी इसको वहां पे लीगल कर दिया गया है। लेकिन स्मोकिंग के रूप में इसे अभी भी जो है अगेंस्ट दी लॉ माना जा रहा है, यानी कि थाईलैंड में आप इसका स्मोक नहीं कर सकते हैं। गांजे की या भांग की जो भी चीजें की स्मोक होती है, एक तरह के ये ड्रग होते हैं, तो इनकी स्मोकिंग आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप उसे ड्रिंक के रूप में या फूड के रूप में आप उसका यूज आप कर सकते हैं। वहां के लोगों को ये अनुमति दे दी गई है। अगर हम बात करें तो बेसिकली इस चीज को प्रमोट करने के पीछे का कारण यही है कि वहां के इसकी खेती को, यानी इसकी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ जो है जो टूरिज्म सेक्टर है उसको प्रमोट करना। अगर हम मैरिजुआना की थाईलैंड में बात कर ले तो मैरिजुआना को पहली बार जो है थाईलैंड में जो है लीगल नहीं किया गया है। इससे पहले मेडिसिनल के रूप में, यानी मेडिसिन के रूप में मैरिजुआना को थाईलैंड में 2018 में लीगल कर दिया गया था। यानी कि बहुत सारे जो है मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसमें जो है इस चीजों का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। दूरदर्शन एंड दूरदर्शन न्यूज डायरेक्टर जनरल मयंक कुमार अग्रवाल हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ विच ब्रॉडकास्टिंग कंपनी? दूरदर्शन और दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल को किस प्रसारण कंपनी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? दूरदर्शन के बारे में आप सभी जानते होंगे, दूरदर्शन समाचार के बारे में भी आप सभी जानते होंगे, जिसे डीडी न्यूज बोलते हैं। तो इसके महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल को अभी हाल ही में एक और जो है प्रसारण कंपनी के अतिरिक्त प्रभार जो है इन्हें सौंपा गया है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए टाटा प्ले लिमिटेड, ऑप्शन बी वायाकॉम 18, या ऑप्शन सी डिश टीवी, या ऑप्शन डी प्रसार भारती। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रसार भारती। जी, ये जो प्रसारण कंपनी है इसके अतिरिक्त प्रभार जो है मयंक कुमार अग्रवाल को सौंपा गया है, और इस प्रसारण कंपनी के ये अब सीईओ होंगे। जी, इससे पहले जो है ये दूरदर्शन और दूरदर्शन न्यूज के ये जो है एसोसिएट थे उसके साथ, लेकिन अब इन्हें जो है एडिशनल जो है प्रभार भी दे दिया गया है प्रसार भारती का। तो अब ये जो है उसकी भी देखरेख करेंगे, यानी उसके भी सीईओ होंगे। और इससे पहले जो है प्रसार भारती के जो सीईओ रहे थे उनका नाम था शशि शेखर वामपति, जो 2017 में रिटायर्ड हो गए थे, और पिछले 5 सालों से जो है प्रसार भारती के सीईओ का पद खाली पड़ा हुआ था। उसी को जो है भरने के रूप में अभी मयंक कुमार अग्रवाल को इस पद पे विराजमान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। जी, तो ये हमारे करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है। What is the rank of India in foreign direct investment FDI for the year 2021 as per UNCTAD? UNCTAD के अनुसार साल 2021 के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत का स्थान क्या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 5। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी 7। जी, भारत का जो एफडीआई में जो रैंक है वो 2021 साल के लिए 7 रखा गया है। ये जो रिपोर्ट जो है तैयार की गई है, ये अंकटाड के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, और इसमें भारत को 7वां पोजीशन मिला है। अगर हम इसमें भारत की एफडीआई की इनफ्लो की बात कर ले तो ये डिक्लाइन हुई है, यानी कि अगर हम पिछले साल के एफडीआई इनफ्लोज रेट की बात कर ले तो भारत की जो एफडीआई इनफ्लोज की जो रेट है वो 64 बिलियन डॉलर से घट के जो है पिछले साल 45 बिलियन डॉलर पे आ गई है। और इस अगर हम एफडीआई के इस इंडेक्स की बात कर ले कि एफडीआई के इस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा देश है, तो यूनाइटेड स्टेट बना हुआ है, यानी कि इसकी जो एफडीआई जो है आकी गई है
वो 367 बिलियन की आंकी गई है। और सेकंड पे चाइना है जिसकी जो 181 बिलियन एफडीआई की जो है इसकी आंकी गई है, ठीक है। और थर्ड प्लेस पे जो है हांगकांग है, डॉलर 141 बिलियन है इसकी। और अंकटाड की बात करें तो अंकटाड को बेसिकली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है बोला जाता है, यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। और इसी ने जो है अभी हाल ही में एफडीआई की रिपोर्ट जो है निकाली है जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है। और एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जी, इसके बारे में अगर आप जो है डिटेल में जानकारी चाहते हैं एफडीआई और अंकटाड के बारे में, तो इससे रिलेटेड जो है वीडियोज हमारे सरकारी परीक्षा के चैनल पे जल्द ही आने वाली है, तो आप इस चैनल के साथ जो है जरूर जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और एडिशनल इंफॉर्मेशन। दोस्तों अगर आप इसकी और भी विस्तृत जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripareeksha.com पे विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वन लाइनर्स, न्यूज एनालिसिस और वीकली न्यूज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड की जाती है, मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड की जाती है, डेली क्विज भी प्रोवाइड की जाती है। यानी वो सारा चीज आपको उस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किया जाता है जिसकी आप तैयारी में लगे हुए हो। यानी आपके एग्जाम के लिए जो जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, इंप्रूवमेंट से लेकर एग्जाम देने तक, उन सारे चीजों को हम उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराते हैं। तो आप उस प्लेटफॉर्म को एक बार जरूर विजिट करें। साथ ही हम जो है अलग अलग सोशल मीडिया चैनल पे भी जो है अवेलेबल है, चाहे वो फेसबुक, टेलीग्राम या ट्विटर हो, तो आप हमसे वहां भी जुड़ सकते हैं और अपने दोस्त, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव के साथ, और हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ उसके बगल में जो बेल आइकन आपको दिख रही है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे जो साइट पे जो भी वीडियोस की जो है डाली जाएगी, अपडेट की जाएगी, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी, यानी कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पढ़ते रहिए और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी में जोर शोर से लगे रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।